हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं और एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत के सभी युद्ध। हम इस वीडियो के अंतर्गत प्राचीन भारत के युद्धों को कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंतर्गत, और इसके बाद हम करेंगे प्राचीन भारत के जितने भी हमारे युद्ध हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर। तो आप सभी का काम है वीडियो को एंड तक देखना अच्छे से, ताकि जब एंड में आप क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप आसानी से उन्हें लगा सकें और ये भी देख सकें क्या पढ़ा हुआ हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे एंशिएंट इंडिया के जितने भी युद्ध हुए हैं, सबसे पहले तो उन युद्धों को हम कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, कुछ युद्ध ऐसे हैं जो कि राजाओं से संबंधित होते हैं, जो कि हमारे जैसे कि शुंग वंश के थे, इस प्रकार के जैसे हम वंश पढ़ते जाएंगे आगे उनमें कवर कर लेंगे। वो 2-4 युद्ध हैं जो कि वहीं पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि उनसे राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यदि हम उन्हें अलग से पढ़ लेंगे तो फिर उन्हें दोबारा वहां पढ़ना पड़ेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। 1 या 2 युद्ध एक्स्ट्रा बचेंगे, उन्हें हम बाद में कवर कर लेंगे। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं वो है युद्धों के, फिर उसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। तो एंड तक देखना है। और ये वीडियो केवल एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं बनाई जा रही है, बल्कि आपके आने वाले सभी एग्जामों को टारगेट करके बनाई जा रही है। देखिए, जो प्राचीन भारत में युद्ध हुए थे, ऐसा तो है नहीं कि एनटीपीसी के एग्जाम में क्या होगा कि ये कह देगा कि प्राचीन भारत के युद्धों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, या ग्रुप डी में ये बोल देगा। देखो, क्वेश्चन हमारी हिस्ट्री है वो बदलने वाली है नहीं, तो क्वेश्चन यहां से ही पूछे जाने हैं हर एग्जामों के लिए। ये हर एग्जाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है। अब लिखना जरूरी नहीं है कि यूपीएससी, पीसीएस, आप खुद देख लेना कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप जरूर सभी एग्जामों के लिए पढ़ रहे हैं। जो युद्ध ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से वो सभी एग्जामों के लिए यूजफुल है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं युद्धों को, उसके बाद हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। तो जो हमारा सबसे पहला युद्ध है, जो कि हमारा प्राचीन भारत का भी सबसे पहला युद्ध माना जाता है, जो लिखित प्रमाण हमें मिलता है उसके ऊपर, क्योंकि ऋग्वेद में जो सबसे पहले युद्ध का लिखित प्रमाण मिलता है वो दासराग युद्ध है। कौन सा? दासराग युद्ध। तो आइए सबसे पहले हम वही पढ़ते हैं कि दासराग युद्ध हमारा क्या था। देखिए, दासराग युद्ध जो था हमारा वो 2 कबीलों में हुआ। वो 2 कबीलों में हुआ, 2 क्या 6 कबीलों में हुआ, लेकिन 5 कबीलों का एक समूह था, इसलिए मानते हैं उसे 2 कबीलों में हुआ मुख्य रूप से। कौन कौन सा? एक था भरत कबीला और दूसरा था हमारा पंचजन। जन का मतलब कबीला होता था प्राचीन भारत में। जन का मतलब क्या होता था? कबीला। तो एक तो था भरत जन कह दो, चाहे भरत कबीला कह दो। दूसरा था हमारा पंचजन, यानी 5 कबीलों का समूह। ठीक है। इस युद्ध का कारण यह था कि भरत कबीले के पहले जो गुरु थे वो थे विश्वामित्र। विश्वामित्र को हटाकर भरत कबीले ने अपने गुरु वशिष्ठ को बना लिया। ठीक है। क्या था इसका कारण? इसका कारण था कि भरत कबीले के जो पुराने गुरु थे वो थे विश्वामित्र। भरत कबीले ने विश्वामित्र को हटाकर और किसे गुरु बना लिया? वशिष्ठ को गुरु बना लिया। जब वशिष्ठ को गुरु बना लिया तो विश्वामित्र ने क्या किया कि उन्होंने एक संगठन बनाया 5 कबीलों का युद्ध लड़ने के लिए। उन 5 कबीलों का क्या क्या नाम थे? तो एक का नाम था पुरु, अणु, द्रुहु, तुर्वस और यदु। ये 5 हमारे कबीले थे जिनका संगठन बनाया था विश्वामित्र ने, गुरु विश्वामित्र ने इन 5 कबीलों का समूह बनाकर भरत कबीले से युद्ध किया। लेकिन युद्ध कौन जीता? युद्ध भरत कबीला ही जीता, पंचजन हार गए। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि जो हमारा दासराग युद्ध था वो किन किन के बीच हुआ था? तो भरत कबीले और पंचजन के बीच हुआ था। भरत कबीले के गुरु कौन थे? तो भरत कबीले के गुरु थे वशिष्ठ और पंचजन के गुरु थे विश्वामित्र। पंचजन के अंतर्गत कौन कौन से कबीले आते हैं? तो आपका आंसर होगा पुरु, यदु, तुर्वस, अणु और द्रुहु। ये आते हैं हमारे पंचजन कबीलों के अंतर्गत 5 कबीले। इसमें जीत भरत कबीले की हुई। और इस युद्ध का वर्णन हमें कहां देखने को मिलता है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। किसका? दासराग युद्ध का। दासराग युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध था वो पुरुषनी नदी या फिर रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि दासराग युद्ध हमारा किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आपका आंसर होगा रावी नदी के तट पर। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो आपको याद रखना, रावी नदी का जो पुराना नाम है वो है हमारा पुरुषणी। ठीक है, क्या है? पुरुषणी। नेक्स्ट युद्ध लेते हैं, वो है हाइडेस्पीज का युद्ध या फिर वितिस्ता का युद्ध।
देखिए हाइडेस्पीच के युद्ध को वितिस्ता का युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो युद्ध था हमारा हाइडेस्पीच का युद्ध, ये हमारा झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और झेलम का पुराना नाम वितिस्ता था, इसीलिए हाइडेस्पीच के युद्ध को हम वितिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार पूछा जा सकता है कि किस युद्ध को वितिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ऑप्शन में इन युद्धों में से कोई सा भी नाम दे देगा और उसमें आपका हाइडेस्पीच का नाम भी होगा। तो आपको याद रखना है जो वितिस्ता का युद्ध है वही हाइडेस्पीच का युद्ध है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा हाइडेस्पीच का युद्ध था वो किन किन के बीच लड़ा गया था, तो वो हमारा राजा पोरस व सिकंदर के बीच लड़ा गया था। किन किन के बीच? राजा पोरस व सिकंदर के बीच लड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि इसमें जीत किसकी हुई, तो इसमें जीत सिकंदर की हुई। तीसरा क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि यह युद्ध लड़ा कब गया, तो ये 326 बीसी में लड़ा गया था। कौन सा? हमारा हाइडेस्पीच का युद्ध 326 बीसी में लड़ा गया था। इसमें जो जीत जो हुई वो सिकंदर की हुई। सिकंदर के आपको दो सेनापति याद रखने हैं, सेल्यूकस और नियारकस। कौन कौन से? सेल्यूकस और नियारकस। आपको दो याद रखने हैं, सेल्यूकस और नियारकस। ये किसके सेनापति थे? तो ये थे हमारे सिकंदर के सेनापति। नेक्स्ट देखते हैं वो है कि यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो मैंने भी आपको बताया था कि ये जो युद्ध था वो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और झेलम का जो पुराना नाम था वो था वितिस्ता। इसी कारण हाइडेस्पीच के युद्ध को वितिस्ता का युद्ध कहा जाता है। सिंपल भाषा में सभी युद्धों को समझिए, ज्यादा कंफ्यूज ना हो। हिस्ट्री है, कोई हवा नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ें, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ें, ठीक है। और मैं अभी कुछ दिनों में एक 10 मिनट की वीडियो लेकर आया करूंगा जिसमें हम एक छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि एग्जाम रिलेवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे खोजें रहीं, विटामिन रहे, प्रोटीन्स रहे, इन सभी पर बात किया करेंगे हम। केवल 10 मिनट की वीडियो रहा करेगी, तो आप उसको सपोर्ट करना। और लगभग नेक्स्ट मंडे से मैं लेके आऊँगा, ये जो मंडे आने वाला है इसके नेक्स्ट वाले मंडे से मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट युद्ध देखते हैं, वो है हमारा सेल्यूकस का युद्ध। सेल्यूकस का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो सेल्यूकस का जो युद्ध था वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य और जो हमारा सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, उन दोनों के बीच लड़ा गया था। चंद्रगुप्त और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के बीच लड़ा गया था। इसमें जीत जो हुई थी वो चंद्रगुप्त की हुई थी और जो सेल्यूकस था उसे अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ करना पड़ा? चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा। यहां से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेल्यूकस का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो सेल्यूकस का युद्ध हमारा चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के बीच हुआ। इसमें जीत हमारी चंद्रगुप्त की हुई और सेल्यूकस को अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कि सेल्यूकस का भी एक सेनापति हुआ। जैसे कि सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस और सेल्यूकस का एक और सेनापति हुआ कौन? मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि मेगास्थनीज किसका सेनापति था? तो आपको याद रखना सेल्यूकस का सेनापति था और इसकी पुस्तक कौन सी थी? तो आपको इसकी पुस्तक याद रखनी है, इंडिका, ठीक है। इंडिका किसकी पुस्तक थी? तो सेल्यूकस की पुस्तक थी इंडिका, आपको याद रखना है। तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे कि सेल्यूकस का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो सेल्यूकस का जो युद्ध था वो हुआ हमारा चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के बीच और इसमें जीत चंद्रगुप्त मौर्य की हुई। सेल्यूकस को अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा। जो हमारा सेल्यूकस था इसका एक सेनापति था मेगास्थनीज और मेगास्थनीज की एक बुक थी इंडिका। आपको ये चीजें इस युद्ध से याद रखनी है। नेक्स्ट युद्ध देखते हैं, वो है कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कलिंग का युद्ध हुआ कौन से सन में था, ठीक है। तो आपको याद रखना 261 बीसी में हुआ था हमारा कलिंग का युद्ध। 261 बीसी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा भी गया है एग्जामों में। और किस किस के बीच हुआ था? दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, तो ये राजा अशोक व नंदराज के बीच हुआ था। राजा अशोक व नंदराज के बीच हुआ था हमारा कलिंग का युद्ध और इसमें जीत हमारी अशोक की हुई थी और इसका वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। इसका वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। इस युद्ध के बाद इसमें इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतना नरसंहार हुआ कि इसे देखने के बाद राजा अशोक ने युद्ध लड़ने छोड़ दिया और धर्म अपना लिया। धर्म यानी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तो यहां से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो देख लेते हैं कि कलिंग का युद्ध हमारा किस किस के बीच हुआ था। तो कलिंग का युद्ध हमारा राजा अशोक व नंदराज के बीच हुआ था और ये किस सन में हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था और इसका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। और जो लास्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा वो ये है कि ये किस किस के बीच हुआ था? तो राजा अशोक व नंदराज के बीच हुआ था। इसमें जीत जो हुई थी वो अशोक की हुई थी।
ठीक है, ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद अशोक ने लड़ाइयां छोड़ दी या फिर युद्ध लड़ने छोड़ दिए? तो आपका आंसर होगा वो था हमारा कलिंग का युद्ध। और कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक ने धर्म अपना लिया, यानी धम्म अपना लिया। नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध, जो हमारा पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध था वो किसके बीच हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के बीच हुआ था। कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। इसी कारण पुलकेशिन द्वितीय के नाम पे इस युद्ध का नाम पड़ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो आपको याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के बीच हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत हमारी पुलकेशिन द्वितीय की हुई थी। और यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आपको याद रखना है ये नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। और इसका वर्णन हमें किस अभिलेख में देखने को मिलता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है वो था ऐहोल अभिलेख। कौन? ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन देखने को मिलता है। कौन से युद्ध का? पुलकेशिन द्वितीय युद्ध का। तो आइए देख लेते हैं इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे पुलकेशिन द्वितीय युद्ध से। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि पुलकेशिन द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो युद्ध था हमारा वो पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के बीच हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसका वर्णन हमें किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो इसका वर्णन हमें ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो ऐहोल अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की थी। ठीक है, किसने? वत्स भट्टी ने। आपको याद रखना है, इंक्लूड कर देता हूं। इसकी रचना किसने की थी? तो वत्स भट्टी ने की थी ऐहोल अभिलेख की रचना। इसमें जीत हुई थी पुलकेशिन द्वितीय की। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध से। नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट है, वो है राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध। राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध, जो हमारा राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध था वो 712 एडी में हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यहां से यही पूछा जाएगा कि राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध जो था हमारा किस सन में हुआ था? तो 712 एडी में हुआ था। यह भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। यह भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। तो क्वेश्चन यहां से यह पूछा जाएगा कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन सा था? तो आपका आंसर होगा वो था हमारा राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध। और ये किसने किया था मुस्लिम आक्रमण? तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। उस समय सिंध पर राजा कौन थे? सिंध पे युद्ध हुआ था, सिंध पे आक्रमण हुआ था। तो सिंध पर उस समय किस राजा का अधिकार था? तो आपको याद रखना वो थे दाहिर सेन। कौन? दाहिर सेन। तो जो हमारा राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर सेन के बीच हुआ। ठीक है, तो इसमें जीत किसकी हुई? इसमें जीत मोहम्मद बिन कासिम की हुई। और मोहम्मद बिन कासिम ने एक कर लगाया जिसे कहते हैं जजिया कर। देखिए जजिया कर के बारे में बहुत ज्यादा प्रथाएं प्रचलित हैं, बहुत ज्यादा प्रथाएं प्रचलित हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये केवल हिंदुओं पर लगाया जाता था, हिंदुओं के साथ अन्याय था। ठीक है, इस प्रकार की चीजें भी कही जाती हैं। लेकिन एक ऑथेंटिक बुक यह कहती है कि जो हमारा जजिया कर था यह केवल हिंदुओं पर इसलिए लगाया गया क्योंकि उस समय पर जो शासक था, जब जीता था मोहम्मद बिन कासिम, तो मुस्लिम शासक था। जब मुस्लिम शासक जीता तो उसने हिंदुओं की रक्षा भी करनी होती थी क्योंकि वो वही राजा था, उसे तो प्रजा सभी समान माननी थी। तो उसने क्या किया? उसने ये बोला कि जितने भी हिंदू हैं अगर मुझे आपकी रक्षा करनी है, यदि आपको अपनी जान बचानी है, तो आपको अपनी जान बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपनी जान की रक्षा करने के लिए कोई विदेशी आक्रमण करेगा। सीधी सी बात है, जब मोहम्मद बिन कासिम जीत चुका है तो मोहम्मद बिन कासिम से लड़ने भी कोई दूसरा राजा आएगा आने वाले समय में। ऐसा तो है नहीं एक बार जीतने के बाद वो हमेशा राजा रहेगा, दोबारा लड़ेगा युद्ध, कोई आएगा मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध लड़ेगा तो वो सभी हिंदुओं की जान भी बचाएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने यही कहा था कि अगर आपको अपनी जान बचानी है किसी विदेशी आक्रमण से, तो आप अपनी जान के लिए मुझे एक कर दे जिससे कि मैं अपनी सेना बढ़ा सकूं। तो वो उस कर को नाम दिया गया जजिया कर। आप आज के समय में सीधे सीधे जजिया कर की तुलना आप किससे कर सकते हैं? इनकम टैक्स से कर सकते हैं कि आपकी जान की रक्षा, आपकी जिंदगी की सेविंग्स, हर तरीके की सेविंग्स के लिए इनकम टैक्स लिया जाता है जिसका निर्माण का कार्य किया जाता है देश में। तो उसी प्रकार का था कुछ हमारा जजिया कर। हाँ, ये कह सकते हैं केवल हिंदुओं पर ही क्यों लगाया गया, ये एक पॉइंट बनता है, लेकिन इसका मकसद गलत नहीं था। एक मकसद गलत था कि केवल हिंदुओं पर लगाया गया, लेकिन हिंदुओं पर लगाया किसके लिए गया? उनकी जान की रक्षा के लिए लगाया गया। इसे गलत नहीं कह सकते, एक तरीके में गलत कह सकते हैं क्योंकि केवल ही हिंदुओं पर लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि
जो हमारे दाहिर सेन थे, जो कि हारे थे मोहम्मद बिन कासिम से, सिंध के राजा थे, उनकी पत्नी ने इस युद्ध के बाद जौहर व्रत कर लिया था। जैसा कि आपने अलाउद्दीन खिलजी मूवी में भी देखा होगा कि उसमें पद्मावत मूवी में जौहर व्रत कर लिया था, ठीक है ना, जौहर व्रत कर लिया था। तो भारत की प्रथम महिला थी कौन? ताहिर सेन की पत्नी थी जिन्होंने जौहर व्रत किया था। जौहर व्रत इसलिए किया था कि जब एक मुस्लिम आक्रमण हुआ तो सीधी सी बात है वो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते। जब गलत व्यवहार करते तो ताहिर सेन की पत्नी थी, उन्होंने क्या किया? अपनी जान दे दी आग में कूदकर। सबसे पहली महिला जिन्होंने जौहर व्रत किया वो थी हमारी ताहिर सेन की पत्नी। किस कारण किया? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जीत गया था ताहिर सेन को हराकर। ठीक है, तो ये थे हमारे युद्ध। एक बार जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने दासराग युद्ध। दासराग युद्ध आप अच्छे से सुनिएगा, है ना, रिमाइंड करिए अपने आप को जो हमने अभी तक पढ़ा है। दासराग युद्ध हमारा जो इसका वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो दासराग युद्ध हमारा भरत कबीले और पंचजन के बीच हुआ था। इसका कारण ये था कि भरत कबीले के गुरु थे हमारे विश्वामित्र, उन्होंने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया। जब वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया तो विश्वामित्र ने 5 कबीलों का समूह बनाया जिनका नाम था अणु, ध्रुव, तुर्वस और यदु। इन 5 कबीलों से युद्ध किया किसने? विश्वामित्र ने। किसके साथ? वशिष्ठ के कबीले के साथ, भरत कबीले के साथ। लेकिन इसमें जीत भरत कबीले की हुई। इस भरत कबीले के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और यह जो युद्ध था हमारा रावी नदी के तट पर लड़ा गया और रावी नदी का पुराना नाम पुरुषणी था। तो ये क्वेश्चन आपको इससे याद रखने हैं। नेक्स्ट पढ़ा हमने हाइड स्पीच का युद्ध। हाइड स्पीच का जो युद्ध है इसे वितीस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। ये हमारा झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और झेलम नदी का जो पुराना नाम था वो था वितीस्ता। इसी कारण हाइड स्पीच के युद्ध को वितीस्ता का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध राजा पोरस व सिकंदर के बीच हुआ था। इसमें जीत सिकंदर की हुई थी। यहां से आपको सिकंदर के 2 सेनापति याद रखने हैं, सेल्यूकस और नियार्कस। नेक्स्ट जो युद्ध है वो है सेल्यूकस का युद्ध। सेल्यूकस का युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के बीच हुआ था, जो कि हमारा सिकंदर का सेनापति था। इसमें जीत जो हुई थी वो चंद्रगुप्त की हुई थी और सेल्यूकस को अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा। यहां से आपको सेल्यूकस का एक सेनापति याद रखना, मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक है हमारी इंडिका। नेक्स्ट देखते हैं वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया और ये राजा अशोक व नंदराज के बीच लड़ा गया, जिसमें जीत जो हुई वो राजा अशोक की हुई। और इसका वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने लड़ाइयां छोड़ दी और धर्म अपना लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस युद्ध के बाद अशोक ने लड़ाइयां छोड़कर धर्म अपना लिया? तो वो था हमारा कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के बीच हुआ, जिसमें जीत जो हुई वो पुलकेशिन द्वितीय की हुई। और यह युद्ध जो था नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया। और इसका वर्णन जो है हमें ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। ऐहोल अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध। जो राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध था वो 712 एडी में लड़ा गया। और किस किस के बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर सेन के बीच लड़ा गया। इसमें जीत मोहम्मद बिन कासिम की हुई। यह भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण था। इस युद्ध के बाद ही दाहिर सेन की पत्नी ने जौहर व्रत किया, जो कि भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने जौहर व्रत किया था। मोहम्मद बिन कासिम ही वो व्यक्ति था जिसने भारत में हिंदुओं पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। यहीं से जजिया कर की शुरुआत हुई। किस युद्ध के बाद? तो आपका आंसर होगा राजौर ब्रह्मवाद का युद्ध। तो ये थे हमारे युद्ध कुछ इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को पसंद आए होंगे, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा है मेरी वीडियोस पर। बेशक अभी स्टूडेंट कम देख रहे हैं, लेकिन जितने देख रहे हैं उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है और उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ऐसा ही आपका बना रहना चाहिए। आइए हम इस पर ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। एसएससी, एनटीपीसी और ऐसे ही कुछ एग्जाम जैसे ग्रुप डी रहा हमारा, इन सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जामों में, देखिए हर एक टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए। इससे आपको एक आइडिया हमेशा रहेगा क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस प्रकार पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमने अभी टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम था प्राचीन भारत के युद्ध। आइए देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, इन सभी एग्जामों में पूछे गए हैं।
तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो है दासराग युद्ध किसके बीच हुआ था। हमारा दासराग युद्ध जो था वो किस के बीच हुआ था। जो हमारा दासराग युद्ध था वो भरत कबीले व पंचजन के बीच हुआ था। आप डिटेल में देखना, आप कम से कम 50-60 क्वेश्चन खुद कर लेंगे इस टॉपिक से। जो मैं बताता जा रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुने। देखिए पहले वाले क्वेश्चन से कितने बन सकते हैं। जो हमारा दासराग युद्ध था नॉर्मली किस के बीच हुआ, वो भरत कबीले व पंचजन के बीच हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि भरत कबीले के गुरु कौन थे, तो वशिष्ठ थे। पंचजन के गुरु कौन थे, तो विश्वामित्र थे। इसका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी का पुराना नाम क्या था, तो वो था हमारा पुरुषणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दासराग युद्ध जो था हमारा रावी नदी यानी पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइडेस्पीच के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए जो हाइडेस्पीच का युद्ध था इसे अन्य जो जाना जाता है वो है वितिस्ता का युद्ध। इसका कारण ये है कि जो हाइडेस्पीच का युद्ध था वो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और झेलम का पुराना नाम था वितिस्ता। इसी कारण जो हाइडेस्पीच का युद्ध है इसे वितिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा हाइडेस्पीच या फिर वितिस्ता का युद्ध है ये किस सन में लड़ा गया था, तो 326 बीसी में लड़ा गया था। और किस किस के बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था हमारा राजा पोरस व सिकंदर के बीच। राजा पोरस व सिकंदर के बीच लड़ा गया था हमारा हाइडेस्पीच या फिर वितिस्ता का युद्ध। जो इसमें जीत हुई थी वो सिकंदर की हुई थी। सिकंदर का अन्य नाम है वो है अलेक्जेंडर। और सिकंदर के दो आपको सेनापति याद रखने, कौन कौन, सेल्यूकस और नियार्कस। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस बताया था आपको, इसमें जीत सिकंदर की हुई थी। और ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। इसी कारण जो झेलम नदी का नाम है वो है वितिस्ता, इसीलिए हाइडेस्पीच के युद्ध को वितिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है सेल्यूकस का युद्ध किसके साथ हुआ था। देखिए सेल्यूकस जो था, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको याद रखना है कि सेल्यूकस किसका सेनापति था। जो हमारा सेल्यूकस था वो हमारा सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस और नियार्कस। फिर उसके बाद सेल्यूकस का युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और जिसमें जीत होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। इसी कारण सेल्यूकस को अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। हेलेना का मन लगा रहे चंद्रगुप्त के यहाँ, इसीलिए उसने दूत बनाकर भेजा मेगस्थनीज को कि उसका मन लगा रहे, ऐसा ना लगे कि वो पराये घर जा रही है। इसीलिए मेगस्थनीज को उसके साथ भेज दिया दूत बनाकर कि अपना कोई दिखेगा तो उसका मन लगा रहेगा हेलेना का। तो हेलेना का विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और उसका मन लगा रहे, इसी कारण सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को दूत बनाकर भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ। तो दूसरा क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो हमारा मेगस्थनीज था वो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और सेल्यूकस का सेनापति कौन था, तो मेगस्थनीज था। और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो वो था हमारा इंडिका। क्या था, इंडिका था हमारा मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे किससे, सेल्यूकस के युद्ध से। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ था। आइए कलिंग के युद्ध पर बात करते हैं। जो कलिंग का युद्ध था, सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि ये किस सन में हुआ था, तो 261 बीसी में हुआ था कलिंग का युद्ध। इसका वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग का युद्ध हुआ किस किस के बीच था, तो कलिंग का जो युद्ध था वो हमारा अशोक व नंदराज के बीच हुआ था। इसमें जीत अशोक की हुई थी। ये वही युद्ध था जिसके बाद अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया और धर्म अपना लिया, क्योंकि इस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ, इतनी लोगों की मृत्यु हुई, उसे देखकर अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया और धर्म अपना लिया, यानी पूजा पाठ अपना लिया। तो ये क्वेश्चन बन सकते थे कलिंग के युद्ध से संबंधित। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किसके साथ हुआ। पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किसके साथ हुआ, आइए अब इस पर बात कर लेते हैं डिटेल में। जो पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध है वो हर्षवर्धन के साथ हुआ था, जिसे पुलकेशिन द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये किस किस के बीच हुआ था, सीधी सी बात है पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच। इसमें जीत किसकी हुई थी, तो इसमें जीत पुलकेशिन द्वितीय की हुई थी। इसका वर्णन हमें किस शिलालेख में देखने को मिलता है, तो इसका वर्णन हमें ऐहोल शिलालेख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ऐहोल शिलालेख की रचना किसने की थी, तो ऐहोल शिलालेख की रचना वत्स भट्टी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा
पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकते थे पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध से। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है राज और ब्राह्मणवाद का युद्ध। तो क्वेश्चन बनता है कि राज और ब्राह्मणवाद का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो राज और ब्राह्मणवाद का युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर सेन के बीच हुआ था। आइए अब देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला तो ये किस किस के बीच हुआ था? तो दाहिर सेन मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ था। किस सन में हुआ था? तो 712 एडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और वो कौन सा युद्ध था? तो वो राज और ब्राह्मणवाद का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किस युद्ध के बाद लगा? तो आपका आंसर होगा राज और ब्राह्मणवाद के युद्ध के बाद लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि राज और ब्राह्मणवाद का युद्ध किसने जीता? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। इसके बाद इससे क्वेश्चन बनेगा कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने जौहर व्रत किया वो कौन थी? तो दाहिर सेन की पत्नी ही थी, जिन्होंने राज और ब्राह्मणवाद के युद्ध हार जाने के बाद, उनके पति राज और ब्राह्मणवाद के युद्ध हार गए, इसी कारण मुस्लिम कोई उनके साथ बदतमीजी ना करे, उन्होंने क्या किया? जौहर व्रत कर लिया। तो ये क्वेश्चन बन सकते थे राज और ब्राह्मणवाद के युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और वो कौन सा युद्ध था? तो वो राज और ब्राह्मणवाद का युद्ध था। अभी हमने डिटेल में देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है कि पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो जो हमारा पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध था वो नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, हुआ किस किस के बीच था? पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के बीच हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। और इसका वर्णन हमें ऐहोल शिलालेख में देखने को मिलता है। और ऐहोल शिलालेख की रचना किसने की थी? तो वो बत्सवट्टी ने की थी। ये पॉसिबल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। देखिए, चीजों को इतने अच्छे से पढ़िए, इतना कंठस्थ कर लीजिए, उन्हें इतना अच्छे से कमांड कर लीजिए कि आप जब बोलना शुरू करें, तो आपके सामने वो पेज आपकी आंखों के सामने चलने चाहिए जो कि आप पढ़ते हैं। ठीक है, जो चीजें आप पढ़ते हैं वो आपके आंखों के सामने चलनी चाहिए। ऐसा लगे कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने चल रहा है, आप बोले जा रहे हैं। इस तरीके से चीजों को इतने अच्छे से कमांड कीजिए अपनी। ठीक है, और ये कमांड तब आती है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो पढ़ने का। और कॉन्फिडेंस हमेशा दो चीजों से आता है। पहला तो आप कॉन्सेप्ट से पढ़िए, उस चीजों पर ना जाइए, उन चीजों पर ना जाइए जो कि लीनियर क्वेश्चन है। देखिए, लीनियर क्वेश्चन जब अच्छे लगते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लीनियर क्वेश्चन जब अच्छे लगते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज आपने युद्धों से संबंधित देखा, मैं कहता हूं कि आज आप घर में बैठे बैठे 60-70 क्वेश्चन बना सकते हैं युद्धों से संबंधित। ऐसा खुद बनिए जो कि आप लीनियर क्वेश्चन बना सके, ना कि लीनियर क्वेश्चन के पीछे आप भागे। ठीक है, वो भी करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद करेंगे। बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं सभी टॉपिक्स को, आप टेंशन ना ले। जीएस की इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी आपके आने वाले टाइम में कि आप सोच भी नहीं सकते, विद नोट्स और विद प्रॉपर तैयारी के साथ। ठीक है, हर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे जीएस में। तो आपका काम है केवल वीडियो को अच्छे से देखते रहना, उसे शेयर करते रहना। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो है कि कलिंग युद्ध का वर्णन हमें किस शिलालेख में देखने को मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन हमें 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। देखिए, जब क्वेश्चन नेक्स्ट आए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पूरे युद्ध से कंपेयर कर लिया करें तुरंत, उससे बहुत अच्छा रिवीजन होता है। जैसा कि हमने कलिंग युद्ध अच्छे से पढ़ लिया था, अब क्वेश्चन आया हमारा कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में देखने को मिलता है, तुरंत हम सारा कुछ बोलेंगे कलिंग युद्ध के ऊपर। कैसे बोलेंगे कि कलिंग युद्ध का वर्णन हमें 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। कलिंग जो युद्ध था किस किस के बीच हुआ था? तो अशोक के बीच और नंदराज के बीच हुआ था। इसमें अशोक की जीत हुई थी। यह युद्ध 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, इसका वर्णन 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने धर्म अपना लिया और लड़ाइयां छोड़ दी। इस तरीके से हम रिवाइज करेंगे। आप घर पर भी इसी तरीके से रिवाइज करें, जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन आए पूरे कॉन्सेप्ट को दोहरा दें उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैगस्थनीज किसका सेनापति था। अब देखिए हम इसी से सब कुछ कैसे दोहराते हैं। मैगस्थनीज किसका सेनापति था? तो वो सेल्यूकस का था। आइए सेल्यूकस के युद्ध पे आ जाइए। सेल्यूकस का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो सेल्यूकस का युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें जीत चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। इसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। हेलेना का मन चंद्रगुप्त के यहाँ लगा रहे, इसलिए उसने दूत बनाकर मैगस्थनीज को भेज दिया। तो मैगस्थनीज किसका दूत हुआ? सेल्यूकस का दूत हुआ। और किसके समय आया था वो भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था।
देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वो है कि सिकंदर को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो सिकंदर को किस नाम से जाना जाता था? अलेक्जेंडर। तुरंत हम रिवाइज करेंगे कि सिकंदर का युद्ध हुआ किसके साथ था? तो राजा पोरस के साथ हुआ था। इसे किस अन्य नाम से जानते हैं? इस युद्ध को हाइड स्पीच के नाम से जानते हैं और वितिस्ता के नाम से जानते हैं। वितिस्ता के युद्ध के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये झेलम नदी के तट पर हुआ था और झेलम का पुराना नाम वितिस्ता था, इसीलिए इसे वितिस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें जीत सिकंदर की हुई थी और ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो 326 बीसी में लड़ा गया था। ठीक है, तो ऐसे ही रिवाइज कीजिए, आप पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइड स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 326 बीसी में लड़ा गया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है सिकंदर के दो सेनापतियों का नाम क्या नाम था? तो सिकंदर के दो सेनापति कौन थे? सेल्यूकस और नियार्कस। आप अभी रिवाइज कीजिए कि सिकंदर से संबंधित कौन सा युद्ध था? कौन सा युद्ध था? हाइड स्पीच का युद्ध। तुरंत उसे रिवाइज कर दीजिए। हाइड स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ? राजा पोरस सिकंदर के बीच हुआ। सिकंदर की इसमें जीत हुई। यह किस नदी के तट पर लड़ा गया? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। झेलम का पूरा नाम वितिस्ता था, इसलिए इस युद्ध को वितिस्ता का युद्ध कहा जाता है। इसी तरह रिवाइज कर दीजिए पूरे कॉन्सेप्ट को। यकीन मानिए क्लास के बाद ही आप सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी और वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं। दूसरी बात, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्सों के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लाइव आया करें पढ़ने। जिन स्टूडेंट्स को लाइव आने के नोटिफिकेशन की पता नहीं पड़ रही है वो मुझे एक बार इस नंबर पर मैसेज कर दे 8744907407। इस पर मुझे मैसेज कर दें जिन्हें लाइव आने के नोटिफिकेशन में दिक्कत आ रही है कि लाइव की दिक्कत क्या है, कब आ रहे हैं लाइव, तो आप इस पर मुझे मैसेज कर दें। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जो लाइव वाला ग्रुप है। ठीक है, तो यार ये थी आज की हमारी क्लास। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। इसी प्रकार हम एंशिएंट, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न इंडिया को कवर करेंगे बहुत अच्छे से विद क्वेश्चन आंसर टेस्ट के साथ। थैंक यू। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक आप जितने मैंने क्लास करा दी है एंशिएंट इंडिया की उन्हें अच्छे से कवर कर लीजिएगा और डेली रिवीजन कीजिए क्लास के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।